तो भाई आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। जैसा कि मैं आपको मौर्योत्तर काल के बारे में बता रहा था। और मौर्योत्तर काल में हमने क्या बताया पिछले क्लास में? मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी, यानी मौर्योत्तर काल में कौन कौन विदेशी राजवंश थे। तो उन विदेशी राजवंशों में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? इंडो ग्रीक के बारे में। ठीक। तो अब मैंने एक टेक्निक भी आपको बताई थी याद करने के लिए। इंडो ग्रीक के बारे में तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इंडो ग्रीक के बाद क्या आएगा? आईपीएस की आईएसपी, आईपीएस की आईएसपी, आईएसपी, मैं एसपी। ठीक, यानी कि आई एस, एस से शक, यानी कि इंडो ग्रीक के बाद आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो आइए शकों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि शकों की कुल टोटल 5 शाखाएं थी। शकों की टोटल कुल 5 शाखाएं थी। यहाँ पे मैंने लिखा है मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी शक। शकों की टोटल कुल 5 शाखाएं थी। 4 भारत में थी और 1 अफगानिस्तान में थी। ठीक। शकों की कुल कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी, 4 भारत में और 1 अफगानिस्तान में। अच्छा, अब इससे ज्यादा नहीं दिमाग में आपको लगाना है कि 5 से ज्यादा भी हो सकता, नहीं भाई, 5 ही है। ठीक, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो भारत में कुल 4 थी। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं भारत के शकों को। तो जैसा कि मैंने एक आपको मानचित्र बनाया है, ये मानचित्र, इस मानचित्र में मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ना, उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप, ये सब अभी आप मत ध्यान दीजिए। ये मानचित्र से पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद आप उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैन, ये 4 शक थे भारत में। अच्छा, ये भारत में ही नहीं, भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में कहिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कह सकते हैं आप, भारतीय उपमहाद्वीप का है, क्योंकि ये तक्षशिला वाला जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक। तो आइए इसको हम इस मैप से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम तक्षशिला, ये तक्षशिला है, यहाँ पे मैंने दर्शा दिया है तक्षशिला। ये दूसरा वाला मथुरा, यहाँ पे मैंने दर्शा दिया है। तीसरा ये उज्जैन मैंने लिख दिया है। चौथा है नासिक। ठीक। तो तक्षशिला और मथुरा को मिलाकर मैंने एक ग्रुप बना दिया है। ठीक। उज्जैन और नासिक को मिलाकर मैंने एक ग्रुप दूसरा बना दिया है। ठीक। तो इसको आप देखेंगे, जो तक्षशिला और जो मथुरा वाला, जो जो ये शक शासक है तक्षशिला और मथुरा का, इसको आप देखेंगे तो ये भारत के उत्तर में पड़ रहा है। देखिए इसको, ये भारत है, भारत के उत्तर में है। तो इसलिए तक्षशिला और मथुरा को क्या कहते हैं? उत्तरी क्षत्रप। ठीक। और उज्जैन और नासिक वाले को आप देखेंगे तो ऐसे, आपको मैंने बताया था, ये मैं आपको पीछे बता दूं, ये ईस्ट होता है, वे वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक। तो आप इधर देखिए, उज्जैन और नासिक को आप देखेंगे तो ये वेस्ट साइड में, मतलब पश्चिमी। तो इनको क्या कहेंगे? उज्जैन और नासिक के शकों को क्या कहेंगे? पश्चिमी क्षत्रप। तो क्या मैंने बताया? पहले तो मैंने अब मैप बनाया, फिर उसमें तक्षशिला, तक्षशिला तक्षशिला कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। मथुरा, फिर उज्जैन को दर्शाया, फिर नासिक को दर्शाया। ठीक। तक्षशिला और मथुरा को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया, उज्जैन और नासिक को मिलाकर दूसरा ग्रुप बना दिया। ठीक। तक्षशिला और मथुरा ये उत्तर में है, तो इसको क्या, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? उत्तरी क्षत्रप। उज्जैन और नासिक ये पश्चिम में है भारत के, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी क्षत्रप। ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सबसे पहले हम तक्षशिला के बारे में, कुछ विशेष है नहीं, तक्षशिला के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम किसको उठाते हैं? इन नासिक के शकों को उठाते हैं। सबसे पहले हम नासिक के शकों को पढ़ते हैं। और आपको जैसे मैं बता रहा हूं इस मैप के हिसाब से, इसी के हिसाब से आपको कॉपी पे बनाना है और इसी हिसाब से आप अपने दिमाग में कंसेप्चुलाइज करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले नासिक के शकों को देखिए। तो ये नासिक के जो शक थे, यहीं पे मैंने आपको बताया था, जो भारतीय राजवंश के बारे में, मैं थोड़ा बहुत आपको भारतीय राजवंश के बारे में बताया हूं, कि यहीं पे सातवाहन, सातवाहन राजवंश था, जो, जिसको मैंने बताया था कि सातवाहन राजवंश था, जो महाराष्ट्र
और आंध्र प्रदेश वाली एरिया में सातवाहन राजवंश फैला था। तो इसी एरिया में जहां ये नासिक के शक थे, यहीं पे सातवाहन राजवंश भी थे। ठीक। अच्छा, नासिक के शकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, यहाँ पे मैंने लिखा है, नासिक के शकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान था। तो यहाँ पे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान था, और यहीं पे सातवाहन राजवंश भी बिलोंग करता था। ठीक। तो सातवाहन राजवंश में मैंने क्या बताया था कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों मिला के, तो यहीं पे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र यही वाली एरिया है, और यहीं पे नासिक के शक भी हैं। ठीक। तो जब दोनों दोनों एक ही जगह हैं, ये विदेशी हैं, ये भारतीय हैं, तो दोनों में क्या हो जाएगा? आपस में पंगा हो जाएगा, आपस में लड़ाई चालू हो जाएगी कि भैया यहाँ पे कब्जा कौन करेगा। ठीक। तो नासिक को नासिक के शकों को सातवाहन के सातवाहन का एक सबसे प्रतापी शासक, सातवाहन का सबसे प्रतापी शासक जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या नाम था सातवाहन के शासक का? गौतमी, ऐसे ही आप दिमाग में रखेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये कौन था? ये सातवाहन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजवंश है जिसके राजा अपने नाम के पहले अपनी मां का नाम लगाते हैं? तो वो कौन है? सातवाहन वंश के राजा। ये गौतमी जो आगे लिखा है, गौतमी, ये सातकर्णी की मां है। तो नाम के पहले अपनी मां का नाम किस वंश के राजा लगाते थे? सातवाहन वंश के राजा लगाते थे। ठीक। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसी गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक के शक जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नहपान था, इन नहपान और सातकर्णी में आपस में पंगा हो गया या आपस में युद्ध हो गया। ठीक। और गौतमी पुत्र सातकर्णी नहपान को मारकर इस एरिया पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, नासिक के शकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक। तो ये हो गया आपका नासिक के शक। और ऐसे ही आपको दिमाग में रखना है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने नासिक का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नहपान था, नहपान को मारकर इस एरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक। तो ये तो हो गया नासिक के शकों के बारे में। अब आइए हम मथुरा वाले शकों को देखते हैं। तो मथुरा वाले शकों को कहा जाता है कि पहले ये मालवा साइड में रहा करते थे। मथुरा के शक पहले ये मालवा साइड में थे, लेकिन मालवा साइड में एक विक्रमादित्य नाम का राजा था, जिसने इनको मार कर वहां से भगा दिया और ये आ गए कहाँ पे? मथुरा में। तो विक्रमादित्य, ये मथुरा वाले शकों को क्या कहते हैं? मथुरा वाले शकों को कि ये पहले मालवा साइड में थे। ठीक। और मालवा साइड में ही विक्रमादित्य नाम का राजा था। इस विक्रमादित्य नाम के राजा ने जो मालवा साइड के शक थे उनको मारकर वहां से भगा दिया और वो आकर मथुरा में बस गए। ठीक। अच्छा, तो जब जब इन मालवा के शकों को मारकर मथुरा भगाया या जीता, विक्रमादित्य ने जीता, तो उसी समय एक विक्रम संवत चलाया। नहीं समझे आप? कहने का मतलब ये है कि जो मथुरा के शक थे ये पहले मालवा साइड में थे। ठीक। अब मालवा में ही एक विक्रमादित्य नाम का राजा था। उस विक्रमादित्य नाम के राजा ने इन मथुरा मालवा के शकों को मारकर भगा दिया और आके मथुरा में बस गए, यानी कि जीत लिया वो मालवा को। तो उस जीत के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य, कौन था वो? विक्रमादित्य। ऐसे ही आप दिमाग में रखेंगे नहीं तो सब भूल जाएंगे। विक्रमादित्य नाम के राजा ने मालवा के शकों को मारकर मालवा से भगा दिया और आके मथुरा में बस गए। और उस जीत के उपलक्ष्य में
उसने क्या चलाया, विक्रम संवत 57 BC। अब यहां पर एक नई चीज आ गई कि भैया ये विक्रम संवत क्या है। तो संवत के बारे में आप जान लीजिए। संवत मतलब कैलेंडर, इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, कैलेंडर। तो थोड़ा सा आप संवत के बारे में जान लीजिए, क्योंकि संवत बार बार आएगा और आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये संवत क्या है। ठीक, संवत क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मोदी जी का एक उदाहरण ले लिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उदाहरण। अब उसको आप बुरा ना मानिएगा, मैं इसलिए ले रहा हूं बस आपको समझाने के लिए। और मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो मान लीजिए मोदी जी अब की तीसरी बार जीत गए, तीसरी बार जीत के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक, अब मोदी जी को ये लगने लगे कि अब मैं जो है भारत का सबसे शक्तिशाली आदमी हो गया हूं। ठीक, तीसरी बार जीते, वो भी बम्पर जीते। तो अब मोदी जी को ये लगने लगा कि अब मैं भारत का शक्तिशाली आदमी हो गया हूं। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं सबसे शक्तिशाली हो गया हूं, तो अपने नाम से जो भारत में जितने भी कैलेंडर हैं, उन सारे कैलेंडरों को हटाकर मान लीजिए कि मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ 26 जनवरी को। मोदी जी जीते और उनका शपथ ग्रहण 26 जनवरी को हुआ। ठीक, शपथ ग्रहण या उसको कह सकते हैं कि राज्याभिषेक हुआ 26 जनवरी को। ठीक, और शपथ ग्रहण या राज्याभिषेक होने के बाद मोदी जी ने यह घोषणा की कि अब आज के बाद भारत में कोई कैलेंडर वैलेंडर नहीं चलेगा, अब मेरा कैलेंडर चलेगा। क्या, मोदी कैलेंडर। यानी कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब 26 जनवरी से पूरा जो विश्व है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, प्री मोदी एरा और पोस्ट मोदी एरा। हालांकि लोकतंत्र है, मोदी जी नहीं सनकेंगे, लेकिन पहले के राजा अक्सर सनक जाते थे। लोकतंत्र है तो मोदी जी नहीं सनकेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि फिर आगे चुनाव आएगा तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन पहले के राजा जो क्या होते थे, सनक जाते थे। तो जब सनक जाते थे तो किसी जीत के उपलक्ष्य में अपना कैलेंडर चालू कर देते थे। समझ में आया संबत बने, यानी कि क्या इसका मतलब है कि किसी भी विशेष घटना को यादगार बनाने के लिए एक नया कैलेंडर चलाया जाता है, जिसको हम संबत कहते हैं। जैसे मोदी जी 26 जनवरी को शपथ ग्रहण लिए। अब मोदी जी को ये लगा कि अब मैं भारत का सबसे शक्तिशाली आदमी हो गया हूं, और आज मैं शपथ ग्रहण के बाद या राज्याभिषेक होने के बाद घोषणा करता हूं कि आज के बाद भारत में कोई कैलेंडर वैलेंडर नहीं चलेगा, आज क्या चलेगा, मोदी कैलेंडर चलेगा। और 26 जनवरी से मोदी सन 1 चालू होगा, फिर मोदी सन 2, फिर मोदी सन 3। लेकिन चूंकि भारत में लोकतंत्र है तो मोदी जी नहीं सनकेंगे। लेकिन जो पीछे, जो अक्सर पीछे के राजा थे, जो प्राचीन काल के राजा थे या मध्य काल के राजा थे, वो अक्सर सनक जाते थे। और जब सनक जाते थे तो अपना एक नया कैलेंडर चालू कर देते थे। तो किसी भी विशेष घटना या किसी भी विशेष दिन को यादगार बनाने के लिए एक नया कैलेंडर चालू किया जाता था, जिसको हम संवत कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस विक्रमादित्य ने जब मालवा के शकु को भगाया या जीता, तो उसी डेट में इसने क्या किया, विक्रम संवत स्टार्ट किया 57 BC। इसी प्रकार जब आप कनिष्क को देखेंगे, कनिष्क का जब राज्याभिषेक होता है, कनिष्क जब शपथ ग्रहण लेता है या राज्याभिषेक होता है, तो उसने अपना शक संवत चालू कर दिया 78 AD। इसी तरह आप देखेंगे गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम, उसने चालू कर दिया, उसका राज्याभिषेक हुआ, उसी दिन से उसने अपना कैलेंडर चालू कर दिया, गुप्त संवत। ठीक, और एक उदाहरण और आपको थोड़ा बता दिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण और लिया है, ये देखिए, ये मैंने एक उदाहरण और लिया है उसी संबंध को समझाने के लिए। हालांकि आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा और इसको समझ लीजिए। ये देखिए, ये आपका क्या है, सऊदी अरब का मानचित्र है। सऊदी अरब का मानचित्र है, और यहाँ पे यमन, ओमान, यूएई और ये एरिया पूरा आपका सऊदी अरब है। ठीक, इसी सऊदी अरब के पास में यमन था, ओमान है, यूएई है। ठीक, तो इस सऊदी अरब में यहाँ पे मक्का नाम की एक जगह है और यहाँ पे एक मदीना नाम की जगह है।
तो इसी मक्का में 570 एडी में हजरत मोहम्मद साहब पैदा हुए थे। 570 एडी में हजरत मोहम्मद साहब पैदा हुए थे। ठीक। अब इनके कुछ कुछ सालों बाद इनके यहाँ मक्का में हजरत मोहम्मद साहब के क्या हो गए, दुश्मन हो गए। तो जब ये दुश्मन हो गए तो हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए, डर के मारे मक्का से मदीना भाग गए। तो जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना पलायित होते हैं, जिस डेट में पलायित होते हैं वो 622 एडी है। और उसी 622 एडी को यादगार बनाने के लिए क्या चलाया जाता है, हिजरी संबत, या इसको क्या कहा जाता है, हिजरी संबत। क्या मैंने बताया, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ था। कुछ सालों बाद मक्का में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दुश्मन हो गए। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना पलायित हो गए, दुश्मनों से भय के कारण मक्का से मदीना चले गए। इस मक्का से मदीना को जो पलायन हुआ, इस घटना को हिजरत कहते हैं। और वो पलायन हुआ कब, 622 एडी में। इस 622 एडी को क्या कहते हैं, हिजरी संबत। यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो पलायन है, उस दिन को यादगार बनाने के लिए जो इस्लामिक साहित्य है उसमें हिजरी संबत चालू कर दिया गया, तो वो हिजरी संबत हो गया। इसी प्रकार आपको मैंने अभी कनिष्क के बारे में बताया कि कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कराया 78 एडी में, तो उसी दिन से वो अपना कैलेंडर चालू कर दिया। इसी तरह चंद्रगुप्त प्रथम था। तो किसी भी विशेष घटना को यादगार बनाने के लिए एक नया कैलेंडर चालू कर दिया जाता था, जिसे संबत कहते हैं। संबत आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसको, तो विक्रमादित्य विक्रम संबत 57 बीसी में चलाया। क्यों चलाया, ये मथुरा के जो शक थे पहले ये कहाँ थे, मालवा में थे। उनको मार पीट कर उनको भगा दिया वहां से, और उसी जीतने के उपलक्ष्य में विक्रम संबत 57 बीसी चालू किया। ठीक, ये तो हो गया मथुरा, ये हो गया आपका नासिक। अब आते हैं हम किस पे, अच्छा एक चीज और देख लीजिए आप, अभी थोड़ी देर बाद उसको देखते हैं। अब आते हैं हम उज्जैन पे, उज्जैन वाले शक। तो उज्जैन वाले शकों में आप देखेंगे कि उज्जैन में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, रुद्रदामन, और अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। यहाँ पे मैंने लिखा है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्र। अच्छा, रुद्रदामन के बारे में मैं आपको सारी डिटेलिंग कर चुका हूँ। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये मैं आपको बता चुका हूँ, सारी डिटेलिंग कर चुका हूँ जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। चंपू शैली में लिखा था। रुद्रदामन जो विदेशी था, इसने संस्कृत भाषा, पहली बार संस्कृत भाषा में कोई अभिलेख जारी किया था। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो उज्जैन में जो अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय, इसको रुद्र सिंह तृतीय को, अच्छा इस उज्जैन के शकों को कभी कभी मालवा के शक भी कहते हैं। इसी उज्जैन के शकों, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे तो जो मालवा का शक इसलिए कहते हैं कि मालवा जो था ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में है मालवा। ठीक, और यहीं पे आप देखेंगे उज्जैन भी है। ठीक, तो कभी कभी उज्जैन के शकों को क्या कहा जाता था, मालवा के शक भी कहा जाता था। ठीक, तो उज्जैन के शक, अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय। ठीक, रुद्र सिंह तृतीय को किसने हराया, एक इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ये विक्रमादित्य, इन दोनों में बहुत अंतर है। इस विक्रमादित्य को आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मत समझ लीजिएगा। ये वाला विक्रमादित्य जो मथुरा के शकों को मालवा से भगाया था, ये विक्रमा जो जिसने विक्रम संवत चलाया था, इस विक्रमादित्य को और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोनों एक नहीं है, ये विक्रमादित्य दूसरा है। अच्छा, इसके बारे में आप पता मत करने लगे कि भैया माँ कसम खाता हूँ आज के पहले पहले इस विक्रमादित्य के बारे में पता कर लूंगा, इसके बाद तो फिर आगे पढ़ूंगा। नहीं, क्योंकि अगर इसके बारे में और डिटेलिंग रहती तो मैं आपको बताता। बस आप इतना जानिए कि विक्रमादित्य नाम का व्यक्ति था जिसने विक्रम संवत चलाया, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है। ठीक, अच्छा,
तो अभी मैं इसे उज्जैन को बता रहा था, तो उज्जैन का जो अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया, और इस हराने के उपलक्ष्य में सबसे पहले व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए। इस अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया, और इस हराने के उपलक्ष्य में पहली बार व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब आइए थोड़ा सा इस, अच्छा एक चीज और आप देखिए, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको भी लिखता हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, इसका क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का क्या है, 375 एडी से 415 एडी। ठीक, अब आप देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 एडी 415 एडी में आता है। ठीक, ये विक्रमादित्य 57 बीसी में, ये बीसी में है, ये एडी में है, यानी ये ईसवी में है, और ये ईसा पूर्व में है। इन दोनों के कालों के बीच में लगभग 450 वर्षों का अंतर है। ये सोचिए आप। तो आप गलती से इस विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मत समझ लीजिएगा। अच्छा, कभी कभी एक कंफ्यूजन और होता है, वो क्या, कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त संवत चलाया था, ऐसा नहीं सोचना है। चंद्रगुप्त विक्रम गुप्त संवत नहीं चलाया था। गुप्त संवत किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। और ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान से आप नहीं सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में 450 सालों का अंतर है। और अब देखिए, ये विक्रमादित्य आता है 415 एडी में, किसको हराता है, रुद्र सिंह तृतीय को। रुद्र सिंह तृतीय कौन सा है, उज्जैन का शक शासक है। यानी कि ये जो उज्जैन उज्जैन के जो शक शासक थे, ये बहुत लंबे तक समय तक शासन किए। भाई ये विक्रमादित्य आ रहा है 415 एडी में, आइए उज्जैन के जो शक शासक थे, इसका रुद्रदामन, रुद्रदामन मैं आपको पहले बताया हूं, बहुत पहले ही बता चुका हूं। तो उज्जैन का जो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, ये आ रहा है 415 एडी में, और किसको हरा रहा है, अंतिम शासक रुद्र सिंह। यानी कि जो उज्जैन वाले शासक थे, मैं बताना ये चाहता हूं कि जो उज्जैन वाले शासक थे, ये सबसे लंबे समय तक शासन किए, यानी कि दीर्घजीवी थे उज्जैन वाले शासक। ठीक है, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया, उज्जैन के शासक। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये चीज आपको समझ में आई होगी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इनको हराया, और पहली बार हराने के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन, रुद्रदामन के बारे में मैंने बताया था, रुद्रदामन की विदेशी था। भाई शक है तो विदेशी है, शक शासक है तो विदेशी है। रुद्रदामन ने एक जूनागढ़ अभिलेख लगवाया था। उस जूनागढ़ अभिलेख में मैंने आपको सारी डिटेलिंग की है, कि चंपू शैली में लिखा था। रुद्रदामन चंपू शैली में पहली बार संस्कृत भाषा में जो एक विदेशी, आप ये सोचिए कि कोई विदेश से आकर, कोई व्यक्ति रुद्रदामन जो है विदेश से आकर, और यहाँ की भाषा में, मैंने संस्कृत की भाषा में अभिलेख जारी कर रहा है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जितने भी विदेशी आए, जितने भी विदेशी अंग्रेजों को छोड़कर जितने भी विदेशी आए, वो आके भारत में बस गए और भारत के हो गए। लेकिन एक अंग्रेज ही थे जो भारत में आए और भारत का हर तरह से शोषण किए, सारी सिस्टम यहाँ का कोलैप्स करके यहाँ से चले गए। और उनका जो उन्होंने जो शोषण किया, उसका प्रभाव आज वर्तमान में भी उनकी कुछ देन है। उन अंग्रेजों की, उन्होंने ऐसा शोषण किया है कि उसकी कुछ कुछ वर्तमान में भी उसकी देन अभी चल रही है। ऐसा शोषण सब करके गए अंग्रेज। और तो शासक आके भारत में बस गए, लेकिन एक अंग्रेज ही थे जो भारत का शोषण किए और शोषण करके चले गए। ठीक, तो ये तो हो गए शक। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, सारा सिस्टम घालमेल हो गया होगा आपका, सब मिल गया होगा, क्या ये सब उल्टा सीधा क्या बता दिए। तो एक बार थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। शक
कुल 5 शाखाएं थी, 4 भारत में, 1 अफगानिस्तान में। 4 भारत में उनको मैंने क्या किया, मैप पे ड्रा किया। पहला तक्षशिला, दूसरा मथुरा, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। ठीक। तक्षशिला और मथुरा को एक ग्रुप बना दिया, एक समूह बना दिया। उज्जैन और नासिक को दूसरा ग्रुप बना दिया। तक्षशिला और मथुरा वाला भारत के उत्तर में है, इसलिए उत्तरी क्षत्रप। ये भारत के पश्चिम में, इसलिए पश्चिमी क्षत्रप। फिर नासिक में, नासिक सबसे पहले मैंने नासिक के बारे में, नासिक के शकों के बारे में बताया कि नासिक के शक थे, इनको इन सातवाहन भी यहीं पे रहते थे। तो दोनों में नासिक का जो सबसे नापान था, नापान से गौतमीपुत्र सातकर्णी में हो गया युद्ध, फिर इसने इस पे कब्जा कर लिया। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसको, इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा, 2 बार देखिएगा, और एक बार कंसेप्चुअलाइज करिएगा। एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया कि किस राजवंश के राजा अपने नाम के आगे अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे? तो क्या उत्तर होगा? सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी सातकर्णी की माँ थी। ठीक। तो आज हम किसके बारे में पढ़े? शकों के बारे में पढ़े। शकों की कुल 5 शाखाएं थी भाई। अब हम क्या पढ़ेंगे? आईएसपी। क्या पढ़ेंगे? आईएसपी, आईएमएसपी, मैं एसपी। आई से इंडो ग्रीक, यक्ष से शक। अब आगे क्या पढ़ेंगे? पार्थियंस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पार्थियंस के बारे में कुछ सच है, जैसा बहुत चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है? कुषाण। ठीक। लेकिन आज हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम पार्थियंस के बारे में थोड़ा बहुत बता के फिर हम कुषाण स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।